हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे भाषा विज्ञान। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे जो विश्व की भाषाएं हैं, भारत की भाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी का विकास जो है किस तरह से हुआ है, पहले प्राचीन भाषाएं थी, ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन है, फिर आधुनिक भाषाएं हैं। ओके, तो सबसे पहले करते हैं इसमें जो भारतीय भाषाएं हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि विश्व में जो भाषाएं हैं वो कितनी है। ओके, तो विश्व में जो भाषाएं हैं लगभग 3000 के आसपास है। ठीक है, अब जो विश्व की भाषाएं हैं उनको जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो भाषा परिवार है उनको दो भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है। एक है इसमें आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा हो जाएगा पारिवारिक वर्गीकरण। ओके, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहां से विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? लगभग 3000 भाषाएं हैं। ओके, 3000 के लगभग इसमें भाषाएं हो जाएंगी। और इन भाषाओं को कितने इसमें भागों में बांटा गया है? दो में। वर्गीकरण किस तरह से किया गया है? भाषाओं का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण देखिए दो तरह से किया गया है। पहला हो जाएगा इसमें आकृति मूलक, ओके, और दूसरा हो जाएगा पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए जो आकृति मूलक वर्गीकरण किया गया है, आकृति मूलक वर्गीकरण का जो आधार है, ठीक है, तो इसमें जो आधार हो जाएगा, आधार इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाक्य रचना और रूप रचना। वाक्य रचना, ओके, और रूप रचना। और पारिवारिक जो वर्गीकरण है उसका आधार हो जाएगा रचना तत्व व अर्थ तत्व। ठीक है, रचना तत्व व अर्थ तत्व। अब नेक्स्ट करेंगे जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, इसके जो अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम इसमें क्या हो जाएंगे आकृति मूलक वर्गीकरण में? तो इसमें हो जाएगा रूपात्मक वर्गीकरण, रूपात्मक वर्गीकरण। दूसरा हो जाएगा रचनात्मक वर्गीकरण। ठीक है, रूपात्मक वर्गीकरण है, रचनात्मक वर्गीकरण है, व्याकरणिक वर्गीकरण है, व्याकरणिक वर्गीकरण। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा इसमें वाक्यात्मक वर्गीकरण, वाक्यात्मक वर्गीकरण। ठीक है, अब जो पारिवारिक वर्गीकरण है, पारिवारिक वर्गीकरण के अन्य नाम है अन्य नाम। अब देखिए परिवार में कुल होते हैं, तो पहला हो जाएगा कुलात्मक वर्गीकरण। वंश होता है तो वंशात्मक वर्गीकरण हो जाएगा, कुलात्मक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण। दूसरा हो जाएगा वंशात्मक वर्गीकरण। ठीक है, ऐतिहासिक वर्गीकरण, ऐतिहासिक वर्गीकरण। नेक्स्ट हो जाएगा वंशानुक्रमिक, वंशानुक्रमिक, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से याद रखना। परिवार का वंश होता है, कुल भी परिवार में होता है, परिवार का इतिहास निकाला जाता है, वंश जो है परिवार में होते हैं। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट टाइम यहां से पूछा गया था ऐतिहासिक वर्गीकरण का संबंध जो है किससे है? पारिवारिक से है या आकृति मूलक से? तो जो ऐतिहासिक वर्गीकरण है उसका संबंध किससे हो जाएगा? पारिवारिक वर्गीकरण से। ठीक है, अब जो देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट हो जाएगा विश्व की जो भाषाएं हैं उनका सबसे पहले आकृति मूलक वर्गीकरण किसने किया था? तो प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर स्लेगल ने। ओके, प्रोफेसर स्लेगल ने सबसे पहले विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण किया था। ओके, यहां तक हर चीज क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट आ जाएगा जो आकृति मूलक वर्गीकरण है। ठीक है, आकृति मूलक वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बच जाता है। आकृति मूलक वर्गीकरण में
ठीक है। तो इसमें जो है आगे विभाजन किया गया है जो भाषा है, ठीक है। तो इसमें आगे विभाजन किया है भाषा का, अयोग्यात्मक भाषा, अयोग्यात्मक भाषा, ठीक है। और एक वर्गीकरण किया गया है, पहला अयोगात्मक है, दूसरा है इसमें योगात्मक, ठीक है, योगात्मक भाषा। योगात्मक भाषा में ही आगे हो जाएगा दो और वर्गीकरण है, संयोगात्मक व वियोगात्मक। ये वाला चार्ट बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। संयोगात्मक हो गया, वियोगात्मक हो गया, ठीक है। आकृति मूलक वर्गीकरण में ही आ रहे हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण में अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा है। योगात्मक भाषा को आगे फिर से दो भागों में बांटा गया है स्टूडेंट्स, संयोगात्मक भाषा हो जाएगा, वियोगात्मक भाषा हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि संयोगात्मक भाषा व वियोगात्मक भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती है, ठीक है। ओके अब देखिए, जो संयोगात्मक भाषा होती है, इसको संयोगात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रकृति प्लस प्रत्यय जो है वो संयोग में होते हैं, ठीक है। और वियोगात्मक में जो प्रकृति तत्व है, प्रकृति तत्व प्लस प्रत्यय अलग होते हैं, ठीक है। ओके अब देखिए, जो संयोगात्मक भाषा है, संयोगात्मक भाषा है संस्कृत। संस्कृत कौन सी भाषा हो जाएगी? संयोगात्मक भाषा है। और वियोगात्मक भाषा में आ जाएगा हिंदी व अंग्रेजी, ठीक है। ये हमारी वियोगात्मक भाषाएं हैं। ओके वियोगात्मक भाषा में एक और भाषा है बांग्ला, वो भी लिख लो, बांग्ला। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मोस्ट का यहाँ पर आप लोगों ने टिक कर लेना है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी कौन सी भाषा है, संयोगात्मक है या वियोगात्मक है। तो हिंदी जो है वियोगात्मक भाषा है। क्यों है वियोगात्मक भाषा? क्योंकि इसमें प्रकृति तत्व व प्रत्यय क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बस यहाँ से आप लोगों को यही पॉइंट समझना है, ठीक है। इससे आगे आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट करेंगे भाषा परिवारों की संख्या। भाषा परिवारों की संख्या। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके लिए जैसे भाषा विज्ञान है, भारतीय काव्य शास्त्र, दोनों आप लोगों के साथ चलेंगे, ठीक है। जैसे एक दिन भाषा विज्ञान की क्लास हो जाएगी, एक दिन भारतीय काव्य शास्त्र की, इस तरह से आपकी इसमें क्लासेस चलेंगी। क्योंकि जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें जो क्लास मैंने करवाई है उसको अच्छे से लर्न करो आप लोग, ठीक है। जब तक आपके लिए नेक्स्ट क्लास बन के आ जाती है तब तक जो भी तथ्य करवाए गए ना उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, बार बार लिख लिख के याद करो उनको। तो भाषा परिवारों की संख्या देखिए, तो भाषा परिवारों की संख्या में लेकर जो है विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। तो भोलानाथ तिवारी क्या मानते हैं, भोलानाथ तिवारी व हुम्बोल्ट, भोलानाथ तिवारी प्लस हुम्बोल्ट, तो इन्होंने माना है कि जो भाषा परिवार है, ठीक है, तो इन्होंने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी हुई है, 13 मानी हुई है, ठीक है। कितनी मानी हुई है? 13 इन्होंने भाषा परिवारों की संख्या मानी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्रीडरिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? 100 मानी है, ठीक है। परंतु निर्विवादित रूप से जो भाषा परिवारों की संख्या है, ठीक है, 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवार इसमें माने गए हैं, ठीक है। 4 भौगोलिक क्षेत्र, 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, ठीक है। और उसके अंदर 18 भाषा परिवार हम लोग देखेंगे। 18 भाषा परिवार निर्विवादित रूप से ये माना गया है कि विश्व में भाषा परिवार जो है भौगोलिक रूप से बांटा गया है क्षेत्र, वो 4 है, उसके अंतर्गत 18 भाषा परिवार हम लोग देखेंगे। ओके तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं और भाषा परिवार कौन कौन से हैं।
4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, ठीक है, 4 भौगोलिक क्षेत्र। थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ इसलिए आप लोगों को थोड़ा राइटिंग में कोई गड़बड़ी लगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फास्ट लिख रही हूँ क्योंकि आराम से लिखूंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हिंदी साहित्य आप लोगों को पता है कि बहुत विस्तृत है पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं मुंह से भी बोल रही हूँ तो आप लोग जो है सुन के भी आप लोग लिख सकते हैं कुछ तथ्य यहाँ पर। तो 4 भौगोलिक क्षेत्र है ओके। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा यूरेशिया, ओके। दूसरा हो जाएगा अफ्रीकी भूखंड, अफ्रीकी भूखंड। तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड हो जाएगा तीसरा, ठीक है, प्रशांत महासागरीय भूखंड है। और चौथा है अमेरिका, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, अमेरिका भूखंड, ठीक है। तो जो यूरेशिया हम लोग करेंगे ना, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया का इसमें आ जाएगा, ओके। तो ये हो गए 4 भौगोलिक क्षेत्र, और इसके अंतर्गत जो भाषा परिवार है कितने हैं, 18 हैं। देखिए कौन कौन से हैं। यूरेशिया में जो है हम 10 भाषा परिवार देखेंगे, ठीक है। यूरेशिया में 10 भाषा परिवार है। इसमें सबसे पहले है भारोपीय परिवार, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसमें द्रविड़ परिवार है, काकेशी परिवार है, द्रविड़ परिवार। तीसरा है काकेशी परिवार, काकेशी परिवार के लिए मैं प ही लिख रही हूं, ठीक है। चौथा है बुरुसस्की परिवार। पांचवा हो जाएगा इसमें उराल अल्ताई परिवार, ठीक है। छठा है चीनी परिवार, ओके। अब नेक्स्ट हो जाएगा चीनी परिवार के आगे देखिए जापान कोरियाई है, कोरियाई परिवार, ठीक है। 8वां है अत्युत्तरी परिवार, ठीक है। 9वें नंबर पर है बास्क परिवार, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें सामी हामी परिवार, ठीक है। 10वां कौन सा परिवार है, सामी हामी परिवार। तो इसमें देखिए यूरेशिया महाद्वीप में जो है कितने भाषा परिवार हैं, 10 है, ठीक है। भारोपीय परिवार है, द्रविड़ परिवार है, काकेशी परिवार है, बुरुसस्की परिवार है, ठीक है। उराल अल्ताई परिवार है, चीनी परिवार है, जापान कोरियाई परिवार हो जाएगा, अत्युत्तरी परिवार है, बास्क परिवार है, सामी हामी परिवार है, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम देखिए अफ्रीकी भूखंड में कौन कौन से भाषा परिवार है। तो अफ्रीकी भूखंड में हम लोग करेंगे जो भाषा परिवार है, देखिए अफ्रीकी भूखंड में 3 भाषा परिवार हैं, ठीक है। 3 भाषा परिवार हम लोग अफ्रीकी भूखंड में करेंगे। इसमें सुदानी परिवार, दूसरा बंतू परिवार, तीसरा होते तोत बुस्मेनी परिवार है, इस तरह से है होते तोत बुस्मेनी परिवार, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रशांत महासागर जो भूखंड है उसमें देखिए कौन कौन से भाषा परिवार हो जाएंगे। तो इसमें है मलय पोलिशियन परिवार, मलय पोलिशियाई परिवार। नेक्स्ट है इसमें पापुई परिवार, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन परिवार, और अमेरिकी भूखंड में अमेरिका परिवार ही है, ओके, अमेरिका
परिवार ही है। ओके अच्छा, इसमें एक और परिवार रह गया, प्रशांत महासागरीय में एक और परिवार है, देखिए इसमें है दक्षिण पूर्व एशियाई। यहां लिख देती हूँ दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को देखिए 10 परिवार भाषा परिवार याद नहीं हो रहे हैं ना, तो आप लोग सिंपल कर लीजिए, नीचे वाले याद कर लीजिए। ठीक है, अमेरिका भूखंड में केवल मात्र एक ही भाषा परिवार है, और अफ्रीका भूखंड में 3 भाषा परिवार है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए, अफ्रीका में सुदानी परिवार है, पंतु परिवार है, होतितुत बुस्मैनी परिवार है, और नेक्स्ट है प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय पोलिशियन परिवार है, पापुई है, ऑस्ट्रेलियन परिवार है, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार है। ठीक है, तो जो टेट वाले स्टूडेंट है उनको इतना डीप नहीं पढ़ना है, ये बस उनको सिर्फ यूरेश भूखंड पता होने चाहिए, और पता होना चाहिए भारोपीय और द्रविड़ परिवार ये किस में आते हैं, 2 इसमें जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, परंतु जो एलटी कमीशन और पीएचडी हिंदी कमीशन और नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको सब कुछ बहुत डीपली पढ़ना है, जो भी करवाया जा रहा है वो उनको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जरूरी हो जाता है भारोपीय परिवार हम लोग करेंगे इसमें केवल। ठीक है, और सारी चीजें हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ भारोपीय परिवार हम लोग करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारा जो हिंदी साहित्य है, हिंदी है, यहीं से आएगा आगे। अब जो भारोपीय परिवार है उनके नाम देख लो, इसके अन्य नाम क्या हो जाएंगे, अन्य नाम, तो इसके अन्य नाम हो जाएंगे भारत हिती परिवार, भारत हिती परिवार, ठीक है, आर्य परिवार, आर्य परिवार भी किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है भारोपीय परिवार को ही। ठीक है, और इंडो जर्मनिक परिवार, इंडो जर्मनिक, इंडो जर्मनिक परिवार। ठीक है, तो कुछ भी नाम पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो पता होना चाहिए भारोपीय परिवार के नाम क्या क्या नाम है, भारत हिती परिवार है, आर्य परिवार है, इंडो जर्मनिक परिवार है। ठीक है, ओके, अब देखिए जो ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार को 2 भागों में बांटा गया है, 2 शाखाओं में, सत्तम है और केतुम है। ठीक है, ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक है इसमें सत्तम और दूसरा हो जाएगा केतुम। सत्तम व केतुम 2 शाखाएं इसकी की गई है ध्वनि के आधार पर। ठीक है, तो सत्तम में देखिए कौन कौन सी क्या क्या आएगा, सत्तम में है, अब देखिए सत्तम में भी कुछ शाखाएं हैं आगे चलकर। ठीक है, तो सत्तम में हो जाएगा जैसे कि यहां पर है भारत ईरानी बाल्टो स्लाविक, भारत ईरानी बाल्टो स्लाविक, अर्मीनिया, अर्मीनी और अल्बानी, अर्मीनियन है, अर्मीनी, अर्मीनी और चौथा अल्बानी है। ठीक है, तो इसमें ये 4 याद रखना आप लोग। ठीक है, पूछा जाएगा सत्तम में कौन सी है, केतुम में कौन सी है, तो सत्तम की याद रखना आप लोग, केतुम के आप लोगों को बस 4 याद होगी, तो अन्य जो भी पूछी जाएगी वो सोच रहा हूँ केतुम की है। ठीक है, तो केतुम की भाषाएं भी लिख लो कौन कौन सी है, जर्मनिक है, जर्मनिक है। ठीक है, मैंने सिर्फ सत्तम की याद रखी है, केतुम की पूछा जाएगा कि इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे अल्बानी जो है किस शाखा के अंतर्गत आती है, तो अल्बानी जो है सत्तम में आएगी। ठीक है, तो नेचुरली बात है, एक की याद होगी तो दूसरा आप लोग उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं।
तो इसमें जर्मनिक है, केल्टिक है, ग्रीक है, जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक है, तोखरी, पर एक रीडिंग दे लेना इसमें, है ना, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है इनको। हिटाइट है और इटालिक है। हिटाइट व इटालिक, हिटाइट व इटालिक हो जाएगा जर्मनिक में, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हम लोगों ने करना है भारत ईरानी, ठीक है। तो जो भारत ईरानी जो शाखा है, ठीक है, भारत ईरानी को ग्रियर्सन ने 3 भागों में बांटा है। भारत ईरानी, भारत ईरानी को ग्रियर्सन ने 3 भागों में बांटा हुआ है, ग्रियर्सन ने, ठीक है। तो कौन कौन से 3 भेद किए गए हैं ग्रियर्सन द्वारा इसके? ईरानी है, दरद है और भारतीय भाषाएं। ईरानी, दरद और तीसरा हो जाएगा भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। और दर्द का अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है, ओके। अब यहां से हम करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में, ठीक है। यहां से अब हमारा टॉपिक बनता है, यहां तक थोड़ा आप लोगों को जो पीछे वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पढ़ने के लिए, पर 2-3 बार पढ़ेंगे ना इसको आप लोग, तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, अब नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक चलेगा भारतीय आर्य भाषाओं से। भारतीय आर्य भाषाएं, जब रिकॉर्डिंग क्लास देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सुंदर लिखूंगी, आराम से लिखूंगी, पर जब लिख रही हूँ तो सोच रही हूँ कि थोड़ा फास्ट लिखूं ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है एग्जाम से पहले कवर हो जाए, ओके। तो मेरी राइटिंग को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, बस आप लोगों को समझ आना चाहिए। मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन है जो आपके नोट्स हैं वो आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए, ओके। तो जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है, ओके, 3 भागों में। तो पहला है इसमें प्राचीन, प्राचीन आर्य भाषाएं, प्राचीन आर्य भाषाएं, ओके। दूसरा है मध्यकालीन, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, और तीसरा है आधुनिक, आधुनिक आर्य भाषाएं, ठीक है। अब जो प्राचीन आर्य भाषाएं हैं इनका समय है 2000, इनका समय हो जाएगा 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, इनका समय है। अब जो प्राचीन आर्य भाषाएं है ना, इनको 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, एक है इसमें वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा है लौकिक संस्कृत, ठीक है। और वैदिक संस्कृत का समय है 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक। अब कई बुक्स में ना 1000 ईस्वी पूर्व तक भी इसका समय दिया है, ठीक है। और दूसरा इसका हो जाएगा समय वैदिक संस्कृत का 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। अब देखिए 2 तरह से इसमें विभाजन किया गया है। कई बुक्स में देखिए 2000 ईस्वी से 2000 से 1000 ईस्वी तक जो है वैदिक का समय माना गया है, और 1000 से ईस्वी पूर्व से 500 तक जो है लौकिक संस्कृत का समय माना गया है, ठीक है। अब जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, पाली, प्राकृत व अपभ्रंश, ओके। तो पाली का समय देखिए, पाली का समय हो जाएगा, अब 500 ईस्वी पूर्व तक थी लौकिक संस्कृत, तो पाली का समय हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, ठीक है। और प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का समय हो जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाएगी आधुनिक भाषा। अब आधुनिक भाषाएं में कौन कौन सी आ जाएंगी? देखिए, अंग्रेजी, बांग्ला है, जो भी जितनी आधुनिक भाषाएं हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी आधुनिक भाषा में। तो उनका समय देखिए,
चलो लिख लो पहले हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती। हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती आदि जो ये आधुनिक भाषाएं हैं, ठीक है। तो इनका जो समय माना गया है 1000 ईस्वी से अब तक। ओके, 1000 ईस्वी से अब तक, मतलब जो भी समय चला आ रहा होगा ना, वहां तक इनका समय माना गया है। तो ये चार्ट आप लोगों को याद रखना है, जो भी मैंने याद कर, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते, कई बार पूछा जाता है पाली का समय क्या है, प्राकृत का समय क्या है, अपभ्रंश का समय क्या है। ओके, सबसे पहले हम करेंगे प्राचीन आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाएं, तो प्राचीन आर्य भाषाओं का समय है कहां से कब से कब तक, 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत का समय, अब देखिए साथ साथ में याद भी करना है, ठीक है। लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, अपना माइंड बिल्कुल खोल के रखिए आप लोग, याद भी होना चाहिए। तो वैदिक संस्कृत का समय क्या हो जाएगा, वैदिक संस्कृत का समय हो जाएगा 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। अब मैं 800 वाला ही टाइम लेके चल रही हूँ, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक्स है ना उसमें 800 तक की दिया हुआ है टाइम, ठीक है। तो 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत को देखिए, जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में क्या क्या रचनाएं हुई है, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत में संहिता है, ब्राह्मण है, ठीक है, उपनिषद है, इनकी रचना की गई है। संहिता, संहिता मतलब वेद, संहिता, उपनिषद, वह जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उनकी रचना हुई है वैदिक संस्कृत में, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत के अन्य नाम देख लेते हैं हम, अन्य नाम क्या है, वैदिकी, वैदिकी, छांदस, ठीक है। वैदिकी नाम है, छांदस नाम हो जाएगा, ओके, छंदस है, छंदस। तो ये सब किसके नाम है, वैदिक संस्कृत के ये नाम है, ओके। तो संहिता, ब्राह्मण व उपनिषद इसमें लिखे गए हैं वैदिक संस्कृत में ही, ठीक है। अब देखिए वैदिक संस्कृत में ध्वनियां देख लीजिए कितनी है, ध्वनियां वैदिक संस्कृत में जो ध्वनियां थी वो कितनी है। तो वैदिक संस्कृत में जो ध्वनियां है, धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण, ठीक है, मतलब विद्वानों के अनुसार दी गई है इसमें। तो जो वैदिक संस्कृत में जो ध्वनियां है 52 मानी है, किस किसने मानी है, धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, कपिल, धीरेन्द्र वर्मा ने, नेक्स्ट है इसमें कपिल देव द्विवेदी ने, उदय नारायण तिवारी, कपिल देव द्विवेदी प्लस उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी। आप लोगों के ना कोना इन विद्वानों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे इसमें। तो 52 ध्वनियां किसने मानी है, धीरेन्द्र वर्मा ने, उदय नारायण तिवारी ने, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा कपिल देव द्विवेदी ने 52 ध्वनियां मानी है किसमें, वैदिक संस्कृत में, ओके। अब देखिए इसमें फिर इन्होंने 13 स्वर माने हैं, 13 स्वर है, और 39 व्यंजन माने हैं। 13 और 39 कितने हो गए, 52 सॉरी, 13 स्वर माने और व्यंजन कितने माने हैं, 39 इन्होंने व्यंजन माने हुए हैं, ओके।
परंतु अब देखिए इसमें एक तथ्य आ जाता है कि जो हरदेव बाहरी थे, अब हिंदी जो ग्रामर हम लोग करेंगे ना उसमें हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी, इनके नाम रिपीट होंगे, इनके जो तथ्य होंगे वो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो डॉक्टर हरदेव बाहरी, इन्होंने कितने स्वर माने हैं? इन्होंने 14 स्वर माने हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 14 स्वर माने हैं, ठीक है, किसमें? वैदिक संस्कृत में। ओके, तो यहां तक समझ आ गया आप लोगों को, हर चीज क्लियर है। अब देखिए जो भी मैं करवा रही हूँ ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक वीडियो को देखना। ओके, तो इसमें आ गया ना समझ आप लोगों को, वैदिक संस्कृत में संहिता, वेद, उपनिषद लिखे गए हैं। ओके, और जो ध्वनिया है वो 52 मानी है। तो 52 ध्वनि किस किसने मानी है? तो ये मानी है धीरेन्द्र वर्मा, कपिल देव ने, और जो इसमें है उदय नारायण तिवारी ने, ठीक है। परंतु हरदेव बाहरी क्या कहते हैं कि इसमें 14 स्वर है, और इन्होंने ऊपर माना है कि 13 स्वर है और 39 क्या है इसमें ध्वनिया है। वैदिक संस्कृत में प्राचीन आर्य भाषाएं 2 भागों में है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है। अब लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत, तो समय है इसका 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो अब देखिए जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत में क्या हो जाएगा, तो लौकिक संस्कृत में पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना हुई है, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है, और लौकिक संस्कृत में जो ध्वनियां हैं वो कितनी रह गई थी? 48 रह गई थी, ठीक है। लौकिक संस्कृत में यही तथ्य आप लोगों को याद करने हैं। तो यहां पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हो गई। अब हम करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाएं। ओके, तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय था 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसमें 3 भाषाएं हैं मध्यकालीन आर्य भाषा में, पाली, प्राकृत, संस्कृत। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे पाली के बारे में। ओके, तो पाली का समय क्या था? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक पाली का समय है, ठीक है। अब देखिए पाली भाषा के अन्य नाम देख लेंगे, यहां पर क्या क्या नाम है। तो पाली को जो है प्रथम प्राकृत कहा जाता है, प्रथम प्राकृत पाली के नाम है, ठीक है। प्रथम प्राकृत कहा जाता है, साथ में इसको जो है प्रथम देशी भाषा कहा जाता है, प्रथम देशी भाषा। ओके, प्रथम देशी भाषा भी किसको कहा जाता है? पाली को ही कहा जाता है, ठीक है। तो भारत की ये प्रथम देश भाषा थी जो पाली है। ओके, भारत की प्रथम देश भाषा पाली, भारत की प्रथम देश भाषा है पाली, ठीक है। पाली को जैसे शिलाखंडी कहा जाता है, अभिलेखी भी कहा जाता है। शिलाखंडी, अभिलेखी, ओके, शिलाखंडी भी कहा गया है, अभिलेखी भाषा भी पाली को ही कहा गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की भाषा, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा भी इसको कहा गया है मध्य प्रदेश की भाषा। ओके, ये भी पाली को ही कहा गया है।
ओके, अब देखिए जो पाली शब्द की उत्पत्ति है ना, पाली शब्द की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत, ठीक है। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि पाली शब्द की उत्पत्ति जो है पल्ली से हुई है। तो पल्ली का अर्थ होता है ग्राम, ग्राम या ग्रामीण, ठीक है। तो पल्ली का अर्थ क्या होता है? ग्राम होता है। ओके, पल्ली का अर्थ होता है ग्राम। इस प्रकार पाली का अर्थ क्या हुआ? तो पाली का अर्थ हो जाएगा, पाली का अर्थ है ग्रामीण भाषा। तो पाली का अर्थ क्या हो जाएगा? ग्रामीण भाषा। तो पल्ली माना है किसने? विधुशेखर ने माना है। विद्वान का नाम भी लिख लो, विधुशेखर। विधुशेखर मानते हैं कि पाली शब्द की उत्पत्ति पल्ली से हुई है। तो पल्ली का अर्थ तो ग्राम होता है, तो ग्राम मतलब पाली का अर्थ हो गया ग्रामीण भाषा, ठीक है। अब दूसरा कथन क्या है? अब दूसरे कथन में माना गया है, तो अब देखिए दूसरे कथन में कहा गया है पल्ली को प्राकृत का रूप, ठीक है। पल्ली को प्राकृत का रूप माना गया है, ठीक है। पल्ली को प्राकृत का रूप माना गया है, ओके। और इसके अनुसार जो है प्राकृत से पहले पाइल, प्राकृत से पहले पाइल और फिर जाके पाली इसका नाम बना हुआ है, ठीक है। अब तीसरा कथन है। तीसरे कथन में क्या कहा जा रहा है? पाली शब्द की व्युत्पत्ति जो है पाटलिपुत्र से हुई। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली पुत्र से हुई है, ठीक है। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटलिपुत्र से हुई है, ओके। ओके, अब पाटलिपुत्र जो है मगध जो प्रांत था वहां की राजधानी थी। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटलिपुत्र या पाटली से हुई है। इस तरह पाली का अर्थ हो जाएगा मगध की भाषा, मगध की भाषा, ओके। ओके, अब नेक्स्ट कथन में माना गया है, देखिए क्या माना गया है जो नेक्स्ट कथन है। तो बालेश्वर ने यह कथन दिया है, बालेश्वर। तो बालेश्वर क्या कहते हैं कि पाली का अर्थ होता है पंक्ति, पाली का अर्थ पंक्ति से इन्होंने लिया हुआ है। अब जो बोध वचन थे ना वो पंक्ति में थे, लिखे गए थे, ठीक है। तो इसमें जो संबंध है ये बोध वचनों से इसमें है, पंक्ति से माना गया है। तो बोध वचनों में जो है, बोध वचन जो है पंक्ति में थे, ठीक है। इस तरह तो पाली का यहाँ पर जो अर्थ हो गया वो क्या हो गया? अब बोध वचनों से है तो पाली का इसमें अर्थ क्या हो जाएगा? अब देखिए जो बोध वचन है ना वो पाली भाषा में लिखे गए। इसमें यही याद रखना, बालेश्वर ने कहा है पाली का अर्थ पंक्ति से है, बोध वचन पंक्ति में थे, और जो बोध है बोध साहित्य जो भी है वो सारा पाली भाषा में ही लिखा गया है, ठीक है। तो बालेश्वर के अनुसार यही अर्थ है यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर बोध वचनों की बात आ रही है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर बोध जो वचन है, बोध जो ग्रंथ है, कुछ वो भी देखने पड़ेंगे क्योंकि वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है वो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित 3 ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, ठीक है। और 3 है ये, और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें है पहले सूत पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ओके। अब देखिए सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक हो जाएगा, ओके। अब देखिए जो सूत पिटक है, अब जो सूत पिटक है इसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया है, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो सूत पिटक में देखिए बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध उपदेशों का
संग्रह है, ठीक है। इसमें 5 निकाय हैं। कितने निकाय है इसमें? 5 निकाय है। ओके, सूत पिटक में कितनी निकाय है? 5 निकाय है। और 5 निकाय देखिए, खुद्दक निकाय है, दिग निकाय है, मध्यम निकाय है। खुद्दक निकाय, दिग निकाय, तीसरा है मध्यम निकाय हो जाएगा। ओके, अब चौथे नंबर पर देखिए, चौथे नंबर पर निकाय है इसमें संयुक्त निकाय और अंकुतर निकाय। संयुक्त निकाय व अंकुतर निकाय। अब यहाँ पर जो है एलटी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें खुद्दक निकाय से जो है क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो खुद्दक निकाय है ना, इसमें बुद्ध पूर्व जो भी वचन थे उनका वर्णन है, ठीक है। बुद्ध पूर्व कथा, बुद्ध पूर्व कथा का वर्णन किसमें है? खुद्दक निकाय में। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, एग्जाम में। अब देखिए, सूत पिटक हो गया, बुद्ध उपदेशों का इसमें संग्रह है, ठीक है। और विनय पिटक में क्या है? संघ संचालन, संघ संचालन का वर्णन है, ठीक है। और अभिधम पिटक में क्या हो जाएगा? अभिधम पिटक में बुद्ध जो उपदेश है उनका विश्लेषण किया गया है, ठीक है। बौद्ध उपदेशों का विश्लेषण, जो बौद्ध उपदेशों का विश्लेषण किया गया। अब देखिए, इसमें किस तरह याद करना है। पहला है सूत पिटक, तो उपदेशों का इसमें क्या है? संग्रह है। विनय पिटक में क्या है? संघ संचालन। अब देखिए, जो संघ का संचालन है ना, हमें बहुत ही विनय पूर्वक करना पड़ता है, ठीक है। संघ का संचालन विनय पूर्वक करना पड़ता है, ज्यादा हिटलरगिरी वहां पे नहीं दिखाने की जरूरत होती है। अच्छे से, मतलब प्यार से इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो संघ संचालन से क्या हो गया? विनय, तो विनय पिटक याद रहेगा, एक याद रखना और याद रहे। और लास्ट में विश्लेषण ही होता है किसी भी चीज का, तो तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें क्या होगा? विश्लेषण होगा, ओके। तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ थे। अब इसमें कुछ और तथ्य बच जाते हैं इंपोर्टेंट। अब देखिए, बुद्ध घोष की रचनाएं, बुद्ध घोष, तो अटकथा साहित्य है। और बुद्ध घोष की दूसरी रचना हो जाएगी विशुद्धि मग, ठीक है। अटकथा साहित्य और विशुद्धि मग जो है 5वीं ईस्वी में लिखी गई रचनाएं हैं दोनों ही, ठीक है। अब जो विशुद्धि मग है ना, तो जो विशुद्धि मग है, इसको बौद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो विशुद्धि मग है, ठीक है। विशुद्धि मग को कहा जाता है बौद्ध सिद्धांतों का कोश। विशुद्धि मग है, ठीक है, घनीय विशुद्धि मग है, तो बौद्ध साहित्य का कोश कहा जाता है, ठीक है। किस ग्रंथ को? विशुद्धि मग को। और इसके रचयिता कौन है? बुद्ध घोष है, और 5वीं शताब्दी की ये रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है कच्चायन तो कच्चायन ने कच्चायन व्याकरण, ठीक है, इनका 7वीं शताब्दी का है। नेक्स्ट है मोगलाना, तो मोगलाना ने मोगलाना व्याकरण ही लिखा है। तो मोगलाना ने जो है मोगलाना व्याकरण, ये सारे पाली भाषा से संबंधित है, ठीक है। मोगलाना व्याकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सतनीति, तो सतनीति का हो जाएगा, देखिए इन्होंने अगवंश नाम से, ये दोनों ही 7वीं शताब्दी के हैं, ये 8वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। ये मतलब पाली के व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है तीनों ही, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मोगलाना का जो मोगलाना व्याकरण है, पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण, पाली का सर्वश्रेष्ठ
व्याकरण है, ठीक है। मोगलाना व्याकरण पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है, ये तथ्य याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जो पाली में जो ध्वनियां है ना, उनका वर्गीकरण किया है कच्चायन और मोगलाना दोनों ही ने ही, ठीक है। तो कच्चायन ने अलग मानी है, मोगलाना ने अलग ध्वनियां मानी है। तो कच्चायन ने जो है 41 ध्वनियां मानी है, ठीक है। 41 ध्वनियां मानी, उनमें देखिए जो 41 ध्वनियां हैं उनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो इन्होंने 8 स्वर प्लस 33 व्यंजन माने मोगलाना ने, सॉरी कच्चाई ने। और मोगलाना ने देखिए, मोगलाना ने 10 स्वर, तो मोगलाना ने मानी है जो ध्वनियां है उनकी संख्या 43 मानी हुई है। मोगलाना ने ध्वनियों की संख्या 43 मानी है। इसमें इन्होंने स्वर बढ़ा दिए हैं, 10 स्वर प्लस 33 इन्होंने व्यंजन कर दिए हैं, ठीक है। तो ये पाली का व्याकरण है, मोगलाना और कच्चायन का, ठीक है। तो इन्होंने ही ध्वनियों का वर्गीकरण भी किया, इसलिए साथ में करवा दी हूं। तो कच्चायन ने 41 ध्वनियां मानी है, 833 व्यंजन, और मोगलाना ने जो है 43 ध्वनियां इन्होंने मानी हुई है, ठीक है। इसमें इन्होंने 10 स्वर कर दिए हैं और 33 व्यंजन कर दिए हैं मोगलाना ने। तो यहां पर पाली के बारे में खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। फ्रेंड कोई चीज समझ नहीं आई होगी ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कोई चीज फिर से समझ नहीं होगी, मैं समझा दूंगी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, अब मध्यकालीन आर्य भाषा में दूसरी भाषा हम करेंगे प्राकृत भाषा। ओके, तो इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। तो जो प्राकृत है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका समय माना गया है, ठीक है। अब जो किशोरी दास वाजपेयी है ना, इन्होंने प्राकृत को 3 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी ने क्या किया है, 3 भागों में इनको बांटा है। तो पहले है इसमें प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, इस तरह से प्रथम प्राकृत, ठीक है। अब देखिए प्रथम प्राकृत क्या है। प्रथम प्राकृत इन्होंने क्या मानी हुई है, तो इन्होंने कहा है कि ये प्रथम प्राकृत में जो प्राकृत थी, ये जन भाषा थी जो पहले से चली आ रही थी, ठीक है। जन भाषा जो पहले से चली आ रही थी, ठीक है। तो प्रथम प्राकृत के बारे में नमी साधु ने कहा है, नमी साधु ने कहा है पाक पूर्वकृत प्राकृत, ओके। पाक पूर्वकृत प्राकृत, ओके। तो नमी साधु का ये कथन था यहां पर। अब देखिए संस्कृत में याद रखना है आप लोगों को, तो दूसरी प्राकृत में आ जाएगा दूसरी प्राकृत। अब देखिए जो दूसरी प्राकृत है इसको साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है, ये साहित्यिक भाषा थी, ठीक है। तो हेमचंद्र इसके बारे में क्या कहते हैं, हेमचंद्र ने इसके बारे में कथन दिया है, देखिए क्या कहते हैं हेमचंद्र इसमें। प्रकृति संस्कृत तत भव, प्रकृति संस्कृत तत भव आगतम, तत भव तत आगतु है, तत आगतुआ, ठीक है। तो ये हेमचंद्र ने प्राकृत के बारे में कहा हुआ है, ओके। अब तीसरा है इसमें तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। तो जो तृतीय प्राकृत है, तृतीय प्राकृत का इसमें जो है प्राकृत के बाद जो अपभ्रंश है, ठीक है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत इन्होंने माना हुआ है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।